यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट मॉक टेस्ट लगाया था रीजनिंग का, तो वैसे ही आज आपके साथ प्रेजेंट है हम लोग रीजनिंग के अगले मॉक टेस्ट के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सो क्लियरली क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर हम लोगों को सीरीज गिवन है और सीरीज में एक जगह क्वेश्चन मार्क है। सो डेफिनेटली हम लोगों को जहां पे क्वेश्चन मार्क है उसको फिल करना पड़ेगा बाय अप्लाइंग सम लॉजिक। तो जैसे ही हम लोगों ने लॉजिक लगाने की सोचेंगे, द फर्स्ट सीरीज का जो नंबर है 325, 259, 204, 160, 127 एंड 105, आफ्टर दैट है क्वेश्चन मार्क। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग फटाफट से पहले वीडियो को पॉज करेंगे, अपना आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट यू कैन क्रॉस चेक विद माय आंसर। चलिए, आई होप अब तक आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके अपना आंसर बनाया होगा एंड एक बहुत अच्छा सा लॉजिक भी तो आपके सामने बना होगा। तो जैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने की सोची, सबसे पहले आप लोगों को क्या लॉजिक बताया था, लास्ट टाइम भी हर वीडियो में बताया था, डिटेल्ड वीडियोस में भी बताया था कि दोनों नंबर्स के बीच का गैप कंसीडर करने की कोशिश करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा 325, 259, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने 325 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 259 लिखा। आप लोग जब इसको माइनस करेंगे तो 5 माइनस 15 माइनस 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, जहां पे हम लोगों ने इसको माइनस किया, यहाँ पे हमारे पास 6 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर से जैसे हम लोग इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा 66 का। मतलब जो पहले दो नंबर्स थे वहां पे जो डिफरेंस था वो कितने का था, बोलोगे मैम 66 का। मैंने कहा एक काम करते हैं, अब अगले दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस ले लो। द नंबर्स आर 259 माइनस 204। जैसे ही आप लोगों ने माइनस किया, आप लोगों के सामने 55 आ गया। और जैसे ही 55 आ जाता है ना, हमारे दिमाग में एक पैटर्न था जो साथ के साथ ही बनना शुरू हो जाएगा कि जो नेक्स्ट वाले दो नंबर हैं वहां पे 55, फिर ये वाले दो नंबर्स चेक कर लो, 204 और 160। 160 से 200 तक जाएंगे, 40 आ जाएगा। 40 प्लस 4 कितना होगा, बोलोगे 44। फटाफट से चेक करते रहेंगे, 160 और 127 के बीच का गैप चेक कर लेंगे, वो आएगा हमारा 33। यहाँ पे गैप चेक करोगे तो आएगा 22। वहीं से हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो हमारा अगला नंबर होगा वो हमारा पक्का 11 माइनस करके होगा। यही तो कर रही है, फर्स्ट नंबर माइनस 66 तो हमारा दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर में से 55 डबलेट नंबर का हमारा कॉन्सेप्ट था, तो वही सेम पे काम करना पड़ेगा। 105 में से आप लोग 11 को माइनस कर देंगे, हमारे पास यहाँ पे 94 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये आंसर गलत था, बी पार्ट इज नॉट द राइट आंसर, ए पार्ट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे, यहाँ पे ये ग्रामेटिकल इन्होंने एरर लगा रखा था, सॉरी टाइपिंग एरर लगा रखा था। ए पार्ट आएगा, 94 इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी फटाफट से। डबलेट नंबर्स का कॉन्सेप्ट था, सुपर इजी कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा ध्यान से दिमाग से लॉजिक लगाएंगे, बहुत इजीली आप लोगों के आंसर्स बन जाते हैं, 10-10 सेकंड में हमारे आंसर्स आ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। चूज द मिसिंग नंबर इन द अल्फाबेट सीरीज। आप लोगों के पास एक सीरीज गिवन थी, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा ए का नंबर कितना है हमारे पास। एक काम करती हूँ, मैं सीरीज यहाँ पे दोबारा से लिख रही हूँ, वो ब्रेकअप में गिवन है तो आप लोगों को समझने में भी ज्यादा दिक्कत ना आए, और वीडियो को पॉज करके जल्दी से आंसर बना लेंगे। द सीरीज इज ADCF क्वेश्चन मार्क H कॉमा G कॉमा क्वेश्चन मार्क आफ्टर दैट I। तो जैसे ये क्वेश्चन आया तो फटाफट से समझ में आना चाहिए कि मैम यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया जाएगा। I का नंबर है 1, यहाँ पे D का 4, C 3, फिक्स 6, H 8 और G का है नंबर 7, I का नंबर है 9। थोड़ा सा ध्यान से लॉजिक लगाया तो पता चला, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड नंबर को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी तो कोई भी रिजल्ट हमारे पास नहीं आएगा। और मैंने बहुत बार अपनी डिटेल्ड वीडियोस में बताया था, जरूरी नहीं है आप लोग फर्स्ट को सेकंड के साथ ही कनेक्ट करेंगे, फर्स्ट को थर्ड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। 1 को कनेक्ट किया 3 के पास, एक नंबर स्किप किया और 3 आया, एक नंबर स्किप किया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बोलोगे मैम 5। मैंने बोला 5 नंबर पे कौन सा लेटर है, ई, लेकिन अभी इसको कॉन्सेप्ट को क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस चेक किया तो सही लगेगा क्योंकि 5, यहाँ पे 6 को स्किप किया और यहाँ पे आया 7,
8 को स्किप किया, यहाँ पे आया 9, सो दैट मीन्स मेरे को पता चला कि ये जो मेरा कॉन्सेप्ट था बिल्कुल सही था। आंसर मेरा बनना था ई से, सो सी और डी ऑप्शन तो एज इट इज क्रॉस कर दिए। आफ्टर दैट ए और बी में कंफ्यूजन था, ए तो आएगा, ई तो आएगा ही आएगा। आफ्टर दैट अब लिंक करने की कोशिश करेंगे सेकंड और फोर्थ को। 4 का 6 के साथ लिंक करेंगे, +2 वाला लिंक है। अब 5 में +2 किया तो आया 8, 8 में +2 करोगे तो क्या आएगा, बोलेंगे 10, और 10 पे आप लोगों का है जे, सो डेफिनेटली यहाँ पे ई जे इज द राइट आंसर। जो आप लोगों का ए पार्ट था ई कॉमा जे, दैट इज द राइट आंसर। यहाँ पे ई आएगा और यहाँ पे जे आएगा। फटाफट से टिक कर लेंगे। रीजंस इसके बहुत इजी है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव हैविंग द सेम रिलेशनशिप ऑफ द गिवन वर्ड माउंटेन इज टू हिल एज ट्री इज टू। समझ में आएगा कि मैम माउंटेन बहुत बड़ा पहाड़, उसी का छोटा वर्जन, छोटी पहाड़ी को क्या बोला जाएगा, बोलोगे हिल। अब ट्री तो बहुत बड़ा है, उसी का छोटा वर्जन क्या ग्राउंड बोला जाएगा। क्या लीफ अपने आप में पेड़ जैसा ही है, अरे वो तो पेड़ का एक पार्ट है, पूरा पेड़ की तरह लुक थोड़ी देगा। फॉरेस्ट, आप लोगों को और ज्यादा बड़े वर्जन पे नहीं जाना है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं श्रब की, श्रब जो छोटे वाले पौधे हैं, जैसे मैं रोज प्लांट की बात करूं या टोमेटो प्लांट की बात करूं, इतनी की हाइट वाले जो आपके प्लांट्स हैं मोस्टली लोगों ने घर में भी लगा रखे होते हैं, सो डेफिनेटली श्रब इज द राइट आंसर। लिख लेंगे ट्री इज टू श्रब। राइट डाउन योर आंसर। आफ्टर दैट चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48 is to 122, आफ्टर दैट 168। अब कुछ स्टूडेंट्स ना यहाँ पे भी लॉजिक लगाते हैं कि मैम हम लोग यहाँ पे सीरीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन होगा सीरीज का तभी तो सीरीज बनाओगे, अगर सीरीज का क्वेश्चन ही नहीं है तो हम सीरीज कहाँ से बनाएंगे। अब जैसे ही मैंने ये नंबर को देखा ना, नंबर कौन से थे, 48 is to 122। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, मैंने बताया था आप लोग क्वेश्चंस को इजीली कर तो सकते हो, लेकिन उन क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ता है। चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो, चाहे प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट हो, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट हो, या फिर स्क्वायर और क्यूब नंबर का कॉन्सेप्ट हो। आई होप आप लोगों को मेरा जो एक सिग्नल था वो पता चल गया होगा। 48 लिखा है ना, 48 किसी स्क्वायर नंबर के नजदीक है, बोलेंगे मैम 7 का स्क्वायर होता है 49, -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, उसमें +1 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा 122। इसका मतलब समझ में आया कि ये हमारे स्क्वायर नंबर में एक बार किसी में प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। यहाँ पे गिवन था 169, हर किसी को पता है 13 का स्क्वायर -1, क्योंकि 13 का स्क्वायर कितना है 169, 169 -1 करेंगे तो कितना आएगा 168। वहीं से समझ में आया इज टू डैश, मतलब इसके बाद और क्या नंबर आएगा। अब यहां से हमें पता चलेगा 215 पॉसिबल ही नहीं है, 225 तो खुद ही पूरा का पूरा स्क्वायर है। मेरे को कोई ऐसा नंबर चाहिए जो अपने आप में स्क्वायर तो हो, साथ में +1 भी हो, एंड डेफिनेटली 17 का जो स्क्वायर है कितना होगा, बोलेंगे मैम 289, सो +1 कितना आ जाएगा 290। लिख लेंगे जी फटाफट से। यहाँ पे आप लोगों का सेम ही प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट तो था, 7 प्राइम नंबर है, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद है 17, तो सारा का सारा प्राइम नंबर पे बेस था, कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं चाहिए। 17 का स्क्वायर +1, 290 इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी फटाफट से इसको। चलिए चलेंगे आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज चूज द ऑड वन फ्रॉम द गिवन। आप लोगों को सिर्फ ऑड वन बताना था। वॉल्यूम, शेप, साइज, वॉल्यूम भी किसी चीज का वॉल्यूम बताने का काम करेगा, शेप पर्टिकुलर शेप है उसी के साइज के बारे में बात करेंगे, लेकिन लार्ज का मीनिंग है बड़ा, बाकी तो सारी की सारी मेजरमेंट वाली टर्म्स के बारे में बात करनी है, लेकिन लार्ज अपने आप में मेजरमेंट की टर्म में बात नहीं कर रहा, लार्ज तो बड़ा या छोटे वाली बात करेगा। सो डेफिनेटली दैट इज द ऑड वन आउट। ऑलरेडी भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था जब आप लोगों को एनालॉजी वाले कॉन्सेप्ट्स करवाए थे। आफ्टर दैट इन अ सर्टेन लैंग्वेज साइट इज कोडेड एज FVTUJ, तो समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पे SIGHT, S का नंबर कितना आएगा, बोलोगे मैम 19, I का है 9, G का है 7, H 8, T का है 20। आफ्टर दैट F पे आएंगे, फिक्स 6, V का है आपके पास
22, टी का नंबर हमारे पास है 20, यू का नंबर है हमारे पास 21 और जी का नंबर है ये हमारे पास 7। जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा तो समझ में आना चाहिए एग्जैक्टली यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी हम लोगों को। इन अ सर्टेन लैंग्वेज साइट इज रिटन एज FVTUG। जैसे ये पता चला तो समझ में आएगा कि मैम 19 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 19 है, 9 है, 22 है, 8 है, 7 है, 20 है, 8 है, 21 है, 7 है, 20 है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे तभी समझ में आ जाएगा। आप लोगों का और कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, पूरा का पूरा यहाँ पे 13 प्लस या माइनस का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यहां से चेक कर रही हूं तो डेफिनेटली बोलेंगे 6 प्लस 13 कितना आएगा 19। अगर यहां से देखूंगी तो 19 माइनस आप लोगों का 13 दैट इज 6। वैसे ही 9 के साथ माइनस कर लेंगे तब भी, यहाँ पे 9 है, 9 में आप लोग क्या करेंगे प्लस 13 कर लेंगे, कितना आ जाएगा दैट इज 22। 7 प्लस 13 कितना आएगा बोलेंगे मैम 20। 8 प्लस 13 कितना आएगा 21। 7 प्लस 13 कितना आएगा 20। तो प्लस 13 का कॉन्सेप्ट था स्मॉलर नंबर में, जहां पे भी है स्मॉलर नंबर में 13 प्लस कर दो, यू विल गेट कोड फॉर सेकेंड नंबर। सो डेफिनेटली लॉजिक क्या था, रिवील। जैसे ही मैंने आर को देखा, आर का नंबर कितना था बोलेंगे मैम 18। यहाँ पे ई का 5, वी का 22, ई का 5, ए का 1 और एल का 12। लेकिन इतना हम लोगों को टेंशन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रीजन, अगर वो लॉजिक भी ढूंढ लिया, ये लॉजिक तक जाना बहुत इजी था। एस से एफ तक कैसे आए थे, बोला मैम पहले स्टेप में हम लोगों ने माइनस किया था, किसी में प्लस कर रहे हो किसी में माइनस कर रहे हो, पर 13 का ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे 19 यहां से प्लस कर रहे हो, यहाँ पे माइनस कर रहे हो, तो पता चलेगा बेसिकली एक बार प्लस करना था एक बार माइनस करना था, लेकिन पहले स्टेप में 19 को माइनस किया था, यहां 19 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आया था माइनस 13 किया तो 6 आया। सो डेफिनेटली अगर 18 में से माइनस 13 करोगे तो हमारे पास सबसे पहला इनिशियल क्या आना चाहिए बोलेंगे मैम 5, और 5 पे आने वाला हमारा लेटर कौन सा है, यू विल से ई मैम। तो वैसे ही मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए बिना ए, बी और सी तीनों ऑप्शंस को इरेडिकेट कर दिया और डायरेक्टली मेरा आंसर क्या आ जाएगा डी। टिक कर लेंगे जी फटाफट से। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने आप लोगों को बताया है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की रिक्विजिटी ही नहीं होती है। 13 का कॉन्सेप्ट था, डेफिनेटली जो पहला वाला आप लोगों का लेटर था वो ई के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। दैट इज द रीजन व्हाई टू वेस्ट आवर टाइम। और फटाफट से आप लोग अपना आंसर टिक कर सकते हैं। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ग्लेयर इज कोडेड एज दिस, मॉनसून इज कोडेड एज दिस, देन हाउ कैन रैंसम बी कोडेड। कुछ नहीं था, ग्लेयर का कोड था यहाँ पे 67810। अगर मैं ग्लेयर की जनरल बात करूं, जी का कोड कितना है 7, एल का है 12, ए का 1 और आर का है आप लोगों का 18, ई का कोड है 5। थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाने की कोशिश की, लेकिन देन यू विल ऑल्सो फेल कि मैम यहां से तो कोई भी लॉजिक निकल के नहीं आ रहा, यहां से भी चेक कर ले वहां से भी चेक कर ले। बहुत बार मैंने जब डिटेल्ड वीडियोस बनाई थी बताया था, कई बार हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोग इतना हाई सोचना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं ऐसा कौन सा लॉजिक था, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट था, क्या ये स्क्वायर पे काम कर रहा है, क्या ये क्यूब पे काम कर रहा है। ये कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा, ये बिल्कुल बच्चों वाला जनरल सा काम कर रहा है। लेटर है, लेटर के साथ ही एसोसिएटेड उसका कोड है। सो डेफिनेटली रैंसम की बात करें तो कुछ नहीं करना था, यहां से ये सारा कोड हटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली बच्चों वाला क्वेश्चन है रैंसम। आर है, आर कहां पे नजर आया बोलोगे मैम यहाँ पे, आर का यहाँ पे कोड क्या है बोलोगे 1। सबसे पहले आप लोगों का कोड बनेगा 1। आफ्टर दैट ए का कोड कितना था, ए का कोड था यहाँ पे 8। अगला नंबर है 8, दैट मीन्स डी ऑप्शन को कट कर दो। आफ्टर दैट थर्ड लेटर पे आए, आफ्टर दैट थर्ड लेटर है हमारा एन, एन का यहां से कोड कितना आया बोलोगे 9। तो 9 यहाँ पे जैसा ही कोड आया फर्स्ट को भी मैंने क्रॉस कर दिया, बी और सी ऑप्शन तो रहती है। आफ्टर दैट फोर्थ लेटर पे जाएंगे एस, जैसे ही एस पे गए, एस का आपका कोड कितना था स्टूडेंट्स 5,
तो यहाँ पे हमारा आना था 5, दैट मीन्स जो सी पार्ट था दैट इज द करेक्ट आंसर, और बी पार्ट हमारा क्रॉस हो जाएगा 189532। फटाफट से लिख लेंगे, पूरा आंसर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 3 या 2 तो हम लोगों ने सॉल्व ही नहीं किए, वो तो वैसे ही पता चल जाएंगे। बताया था हमेशा हर सब्जेक्ट में आजकल अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी बहुत चेंज करके चलेंगे। सही आंसर ढूंढने की बजाय अगर पहले गलत को क्रॉस कर देंगे, बाय डिफॉल्ट आप लोग सही आंसर तक अपने आप चले जाएंगे। सो दिस इज दैट सच टेक्निक, होप सो आप लोग इसी टेक्निक के साथ काम करेंगे। चलिए आएंगे अगले क्वेश्चन पे। पॉइंटिंग टू केतन, Namarta said, he is the son of my father's only son. How is Ketan's mother related to Namarta? समझने की कोशिश करनी है। मैंने बोला केतन है, यहाँ पे नम्रता सेड, बोलने वाला कौन है? बोलेंगे मैम नम्रता। अगर नम्रता बोलने वाली है, बताया था मैंने इसकी डिटेल्ड वीडियो में, आप लोगों को नम्रता के साथ ही तो स्टार्ट करना था क्वेश्चन। यहाँ पे नम्रता बनाया, आफ्टर दैट यहाँ पे जो आप लोगों का इन्वर्टेड कॉमर्स में पार्ट होता है, वहां से सबसे पहले कीवर्ड को क्या चूज करते हैं? माय फादर्स ओनली सन। पूरी की पूरी टेक्निक बताई थी। अगर किसी भी स्टूडेंट को नहीं आती तो प्लीज हमारी ब्लड रिलेशन वाली डिटेल्ड वीडियोस को जरूर फॉलो करो, उसको देखो, बहुत ध्यान से चेक करो। आप लोगों को ये पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन जो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट माने जाते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बोला माय फादर्स ओनली सन, नम्रता के फादर माय यहाँ पे कौन है? बोलोगे मैम नम्रता। सो यहाँ पे माय फादर्स ओनली सन, दैट मीन्स मेरे पिताजी। यहाँ पे नम्रता के फादर को बनाया और उनका एक लौता बेटा उनका सन है, तो नम्रता का क्या होगा? बोलोगे मैम उसका भाई ही होगा। और यहाँ पे नेम के बेस पे आप लोग जेंडर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये उनका सन है। आगे इसके बाद इसको बैक ट्रैक करना था, उसी का फर्दर क्या बनाना था? सन। मतलब इनका भी आगे क्या बनाना था? यहाँ पे हम लोगों को सन। ये बात समझ में आई? यही हमारा इनका फर्दर सन है, यही हमारा ही है, और केतन की तरफ पॉइंट किया था तो यही हमारा केतन है। हाउ इज केतन्स मदर, मतलब इसके माताजी। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने, केतन का नहीं पूछा, केतन के माताजी, मतलब ये जो बेटा है इसकी जो वाइफ है वही क्या होगी? केतन्स मदर। तभी तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगी। मैंने लिखा केतन्स मदर, केतन की माताजी क्या लगी? नम्रता की। ये रही केतन की माताजी और ये रहे केतन के फादर। इसको सन लिख लो चाहे केतन्स फादर लिख लो, एक ही बात है। आफ्टर दैट केतन के मदर फादर, और उसके फादर की बहन कौन है? नम्रता। दैट मीन्स ये भाभी है और ये ननद है डेफिनेटली। हाउ इज केतन्स मदर रिलेटेड टू नम्रता? दोनों का पूछते, अगर नम्रता पूछते उसकी क्या है तब भी आंसर सिस्टर इन लॉ आना था, अगर ये पूछ लिया तब भी सिस्टर इन लॉ ही आना था। चाहे ननद है चाहे भाभी है, उसको इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ ही बोला जाएगा। लिख लेंगे जी, फटाफट से टिक कर लेंगे इसका आंसर। आफ्टर दैट आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, okay, Amit walked 30 meter towards east, took a right turn and walked 40 meter, then he took a left turn and walked 30 meter। फटाफट से वीडियो को पॉज करेंगे और जल्दी से आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। आंसर तो हमारा डेफिनेटली बनना ही बनना चाहिए। मैंने बोला अमित ने वॉक किया कितना? 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब यहाँ पे डायरेक्शंस का तो हमें बहुत अच्छे से पता है, ईस्ट हमेशा इस साइड होगी। मैंने कहा अमित वॉक किया ईस्ट में, मतलब इधर गया 30 मीटर। टुक अ राइट टर्न, अब उसने लेफ्ट नहीं उसने राइट टर्न लिया। अगर मैं इस तरफ मूव कर रही हूं तो ऊपर होगा मेरा लेफ्ट, नीचे होगा मेरा राइट। राइट टर्न लेके कितना गया? बोलेंगे मैम 40 मीटर। फिर से देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न, अब नीचे की साइड जा रहे थे, इधर लेफ्ट है इधर राइट है, दैट मीन्स अगर लेफ्ट है तो इधर वाली साइड ही जाएंगे। वॉक्ड 30 मीटर, यहाँ पे उसने 30 मीटर वॉक किया। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? गलती होगी अगर हम लोग यहाँ पे फिर से ईस्ट लिख देंगे। यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ईस्ट को टिक कराते हैं, अरे भाई देखना पड़ेगा इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब अगर कोई यहां से देख रहा है तो ये कौन सी डायरेक्शन है? एक काम करती हूँ मैं डायरेक्शन ड्रॉ कर देती हूँ, आप लोगों को वैसे ही क्लियर कट हो जाएगा। ये देखें, जैसे ही मैंने ये ड्रॉ किया
बोलोगे कि मैम ये तो इंटरमीडिएट डायरेक्शन बनी, बिल्कुल है। ये हमारे पास ईस्ट है और ये मेरे पास साउथ है। ये जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन होगी ना, ये और कोई नहीं होगी, आप लोगों की साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी। ईस्ट तो मतलब वो इस तरीके से जाता, अगर कोई यहां से देखेगा तो ये उसको इस वे से नजर आएगा ना, नजरें झुका के देखना पड़ेगा। कोई यहां से देखेगा, ये था उनका स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें मैं स्टार्टिंग पॉइंट लिख रही हूं, ये था उनका फिनिशिंग पॉइंट। तो डेफिनेटली अगर उसको यहां वाली साइड जाना है तो डाउन करके देखना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारा आंसर बनेगा साउथ ईस्ट। टिक कर लेंगे जी फटाफट से, साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। टिक करना है इसको फटाफट से, चलेंगे आफ्टर दैट हम लोग आगे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स, मेंस एंड ऑथर्स। तब समझ में आएगा टीचर्स, मेंस और ऑथर्स में डेफिनेटली क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। अब बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो मेन भी होंगे और ऑथर्स भी होंगे, बहुत सारे ऐसे मेन हैं जो टीचर्स भी होंगे, ऑथर्स भी होंगे, बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं जो टीचर्स भी होंगे और मेन भी होंगे। तो बाय डिफॉल्ट मेरे बोलने से ही समझ में आया कि मैम ऐसा नहीं है कि सारे के सारे टीचर्स ही मेंस हैं या सारे के सारे मेन ही टीचर्स हैं। ना डी, ना सी, ना बी, ऐसा कंबाइंड रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अगर ये बी ऑप्शन भी देखें तो क्या ये मेन टीचर्स या ऑथर बनाएंगे, मतलब दो पर्सन, दो एंटिटीज तो कनेक्टेड ही नहीं है, ऐसा कहां पॉसिबल है। क्या मेन ऑथर्स नहीं होते, मेन टीचर्स नहीं होते हैं? बोलोगे मैम सारे के सारे पॉसिबल है। सो ए पार्ट इज द बेस्ट डायग्राम। टिक कर लेंगे जी फटाफट से इसको। आफ्टर दैट विल गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ नंबर इज ग्रेटर देन 3। 3 से नंबर बड़ा है, ग्रेटर देन 3। वेट, ग्रेट नंबर इज greater than 3 but less than 8, also it is greater than 6 but less than 10। तो नंबर बताएंगे, बट ऑब्वियस कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। 3 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा कौन सा नंबर आएगा? 7। क्या 8 आगे कंसीडर करूंगी? वो 8 से छोटा है। अगर 8 से छोटा है, 8 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बाय डिफॉल्ट एक ही ऑप्शन बनेगी, 7 इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी फटाफट से, ये बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं। आगे चलेंगे। इन अ रो ऑफ बॉयज ए इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट and D is 17th from the right. If in this row A is 11th from right, then what is the position of D from the left? एक रो है बॉयज की, मान के चलेंगे ये रो है बॉयज की। A is 13th from the left, ये है 13th लेफ्ट एंड D is 17th from the right, ये है D, ये है 17th from the right. If in this row A is 11th from the right, वो कहता है इस रो में A जो है वो 11th नंबर पे है राइट से। अगर हम लोग गलती करेंगे, दैट मीन्स ऐसा पता है क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में क्या आता है, ये लेफ्ट वाला पहला बताया तो A को पहले लिख दो, अगर D वाला पहले बताया तो D को बाद में लिख दो। ऐसा हम लोग कर देते हैं, लेकिन बाद में ना अगर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे A को बनाया, आफ्टर दैट मैंने D को यहाँ ही क्यों बनाया? क्या मैं D को यहाँ नहीं बना सकती थी? एक बार बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे बनाएंगे, आफ्टर दैट वी हैव टू क्रॉस चेक। जैसे ही मैंने क्रॉस चेक किया, कहता इफ इन दिस रो A इज 11th फ्रॉम राइट, मतलब अगर मैं राइट से काउंटिंग कर रही हूँ ना, लेफ्ट यहाँ पे है, राइट यहाँ पे है, अब काउंटिंग वहां से नहीं यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर मैं यहाँ पे ना 11th को A को 11th राइट लिखूंगी, हमारा पूरा का पूरा लॉजिक गलत हो जाएगा। कैसे? अभी समझेंगे। राइट से मतलब काउंटिंग कहां से शुरू होने वाली है? यहाँ से। मान लो मैंने यहाँ से काउंटिंग शुरू की, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, पहले आएगा 17 राइट और फिर क्या उसके बाद आएगा 11 राइट। आप लोग बोलोगे मैम ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप यहां से काउंटिंग करेंगे तो 11 पहले आएगा, 17 बाद में आएगा। अगर आप वहां से काउंटिंग करते तो 11 पहले आता, 17 बाद में आता, लेकिन ये राइट का कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स मेरे को समझ में आया, यहाँ पे आप लोगों को मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। कैसे? आप लोग A को यहां से उठाएंगे और आप लोगों को लिखना कहां पड़ेगा? हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे। लेट से मैंने यहाँ पे A लिखा, A के साथ ही अब मैं यहाँ पे लिखूंगी 13th लेफ्ट और स्लैश डाल के लिख रही हूँ 11th फ्रॉम राइट। अब बोलोगे अब सही है, बिल्कुल सही है। राइट से काउंटिंग करनी शुरू करोगे ना, 11 पहले आएगा, 17 बाद में आएगा। यहां तक समझ में आया?
अब उसने पूछा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी फ्रॉम द लेफ्ट, डी की पोजीशन पूछी है लेफ्ट से, बहुत इजी था वैसे तो हमारे लिए ये काउंट करना, बहुत सारे मेथड्स हैं, कैसे, छोटी सी बात बता रही हूं, मैंने बोला एक पोजीशन के दो कोऑर्डिनेट्स, अगर ये डिटेल्ड वीडियोस में भी मैंने रैंकिंग में बताया था, अगर एक ही पर्सन के दोनों पोजीशन पता हो, फटाफट से टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकाल लेंगे, दैट मींस 13 + 11 - 1, बताया था रैंकिंग का पूरा चैप्टर आप एक ही फॉर्मूला के साथ खत्म कर सकते हो, दैट इज L + R - 1, इसके अलावा और कुछ भी आप लोगों को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही फॉर्मूला था L + R - 1, 13 + 11 - 1, जैसे इसको प्लस किया 13 + 11 24, 24 - 1 कितना आएगा बोलोगे मैम 23, क्लास में टोटल स्टूडेंट्स है 23, 17th नंबर पे ये है, तो 17 से पहले कितने बैठे होंगे बोलोगे मैम 6 स्टूडेंट्स हैं, 6 ये हैं और 17 ये हैं, तभी तो क्लास में 23 बच्चे हैं। आफ्टर दैट अगर 6 स्टूडेंट्स इससे पहले थे तो डी कौन से नंबर पे था, अगर मैं यहां से काउंटिंग शुरू करूंगी 6 ये तो 7वें नंबर पे ये आएगा, दैट मींस हमारा आंसर बनेगा 7th। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अपनी डिटेल्ड वीडियोस में भी करवा रखा है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेंगे जी 7th इज द राइट आंसर। चलिए आगे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन अ रो ऑफ पाइज, ओके दिस इज द सेम क्वेश्चन, यहां पे भी हमारा 7th आंसर है, बाय डिफॉल्ट सेम ही क्वेश्चन लिखा गया, अ स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एज मेनी सम्स एज रॉन्ग एज ही गॉट राइट, यहां पे समझ में आया कि मैम जितने सम करेक्ट है, स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एज मेनी सम्स रॉन्ग, जितने रॉन्ग है एज ही गॉट राइट, इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि उसके x क्वेश्चन सही थे तो जो उसके गलत थे वो कितने थे बोलेंगे 2x, तभी तो बोला ना अ स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एज मेनी सम्स रॉन्ग, उसके 2 गुना गलत उतने हुए जितने कि उसने सही किए थे, उससे 2 गुना तो उसने गलत कर दिए। इफ ही अटेम्प्टेड 48 सम्स इन ऑल, अगर उसने टोटल 48 सम्स को अटेम्प्ट किया दैट मींस x + 2x, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x + 2x इज इक्वल टू 48, तो 3x इज इक्वल टू 48, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलोगे मैम 16। क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी डिड ही करेक्टली सॉल्व करेक्टली, द आंसर इज 16, अगर वो गलत पूछता तो वहां पे डबल आ जाता, तो 32 हमारा आंसर आ जाता। चलिए लिख लेंगे जी फटाफट से इसको, और इसी के साथ ये आप लोगों का मॉक टेस्ट फिनिश हुआ, एंड आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस को इसी वे से टेक्निक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, टिल देन रिवाइज ऑल योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ रीजनिंग। थैंक यू।